topics, computer assisted learning and micro teaching. So firstly, we are going to deal with the topic computer assisted learning. So firstly, can anybody tell about something, the meaning computer assisted learning? Anybody? No? कंप्यूटर का यूज करके टीचिंग करना, जिससे मतलब टीचिंग जो है वो इजी हो जाए। Yeah, exactly. So firstly, the meaning of the computer assisted learning. So computer assisted learning and teaching means to teach student using computers by which student can learn easily. मतलब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एक टीचिंग का ही तरीका होता है, लर्निंग का तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट कंप्यूटर का यूज करके लर्निंग करते हैं, मतलब उससे जो लर्निंग होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और इजीली हो जाती है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज्यादा चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हो गया और वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सब एग्जांपल्स होते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के। नाउ द डेफिनेशन, computer assisted learning or computer aided learning is defined as learning through computer with subject wise learning packaging material। सेम वही है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कंप्यूटर का और उससे रिलेटेड एडेड का यूज करके कंप्यूटर से लर्न करना, टीच करना, और सब्जेक्ट वाइज मटेरियल हमें जो पैकेज मिला हुआ है हमारा स्टडी मटेरियल, उसको एक सीक्वेंस में लर्न करना, सीखना बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, वही है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। क्लियर है? हाँ। ओके। ये एग्जाम्पल है एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्लासरूम का, जो कि इस पिक्चर में शो किया गया है। सबको दिख रहा है ना? हाँ। दिख रहा है। ओके ओके ओके। नाउ द पर्पस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फर्स्ट, इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो इनहेंस होती है, अच्छी होती है, मतलब इंक्रीज होती है। सेकंड, एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन लर्निंग। मतलब हम अपनी लर्निंग को खुद से हम इसमें एबल हो पाते हैं कि हम अपनी लर्निंग को खुद से कर सकें, हमारा खुद का कंट्रोल होता है इस पे। थर्ड, टू रिव्यू एंड रीइंफोर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि रिव्यू, हम इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उन्हें बार बार देखेंगे, और हमें उसमें मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, फिर रिवाइंड कर सकते हैं, हम उसे बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो उससे जो हमारा मतलब लर्निंग होगा वो स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद है बेटर अटेंडेंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है इतनी इफेक्टिव होती है और इजी भी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा अटेंड होता है, क्लासेस को अटेंड करना, वो अच्छा बन जाता है, मतलब हम मतलब खुद इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं उनमें। बेटर कॉपरेशन कोलेबोरेशन, कॉपरेटिव स्किल भी डेवलप होती है। और टू प्रमोट रिमेडिएशन। रिमेडिएशन का मतलब होता है करेक्शन करना या रीऑर्गेनाइज करना या रीजनरेट करना, तो वो भी प्रमोट होता है इससे। पर्पस क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो। ओके। नाउ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसके फीचर्स होते हैं कि पर्सनलाइजिंग इंफॉर्मेशन, हमारा इंफॉर्मेशन है पर्सनल रहेगा, जरूरी नहीं है कि सबके साथ शेयर हो। एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है हमें अच्छे से विजुअलाइज होंगे, एनिमेट हो सकते हैं। प्रोबिंग प्रैक्टिस एक्टिविटीज दैट इनकॉर्पोरेट चैलेंज एंड क्यूरियोसिटी। इसमें हमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड के एक्टिविटीज और चैलेंजेस मिलते रहते हैं, जो कि हम एक गेम के फॉर्म में उन्हें देखते हैं। तो हम मतलब एक चीज को पूरा करते हैं तो उससे हमारा जो है मतलब मोटिवेट लेवल बढ़ता है और हम क्यूरियस होते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल भी पार कर पाए अच्छे से। प्रोवाइडिंग अ फैंटेसी कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ मेंटल इमेज डेवलप होना, मतलब कुछ इमेजिनेशन डेवलप होना माइंड में। प्रोवाइडिंग अ लर्नर विद चॉइस आउट अवर हिज और हर ओन लर्निंग। मतलब ये है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग को
इफेक्टिव बना सकता है या चूज कर सकता है, या उसका जो मन कर रहा है उसके हिसाब से वो लर्न कर सकता है। किसी के प्रेशर या फोर्स में जरूरी नहीं है कि उस तरीके से करे, मतलब अपनी मर्जी से कर सकता है। अब है टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो फर्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। तो दिस इज द इमेज ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड का मतलब होता है कि इसमें हमने जो भी पहले सीखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो और रिपीट और प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें टास्क मिल रहे हैं कि ये पूरा करना है, असाइनमेंट मिल रहा है ये करना है, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे कि माइंड में एकदम बैठ जाएगा और फिर हम उसे भूलेंगे नहीं। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब यही है। सेकंड है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब होता है, ट्यूटोरियल एक्टिविटीज में हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं, बोथ प्रेजेंटेशन भी और इंफॉर्मेशन भी। इसमें हमारा ये आता है कि कैसे हम अपने एप्स को यूज कर सकते हैं, इसमें हमारे टूल्स आते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। जैसे कि हम क्लासरूम में एक टीचर के साथ एंगेज्ड होते हैं कि टीचर हमको पढ़ा रहा है, हम उससे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही इसमें होता है कंप्यूटर में कि हमारे इसमें ऑनलाइन मतलब टीचर्स भी होते हैं, तो वो हमें जो टास्क दे रहे हैं हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें लेक्चर्स होते हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम एक तरीके से एंगेज्ड हो जाते हैं। तो ट्यूटोरियल मेथड का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद हमारे थर्ड है गेम्स। गेम्स में हमारा क्या होता है, गेम्स कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें मतलब कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह देते हैं करने के लिए। इसमें कुछ कॉन्टेस्ट होता है जिसमें कि हम मतलब एक ये होता है कि एक लेवल को बीट करो, या तुम्हारे पास तुम्हारे साथ कोई भी इंडिविजुअल दे देंगे इसको बीट करो, या कंप्यूटर तुम्हारे साथ खुद करेगा, तो उसको बीट करना है, मतलब चैलेंजेस देते हैं। तो उन चैलेंजेस को हमें बीट करना होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी डेवलप होने लग जाती है, और ये हमारे स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है या गेम्स हो सकते हैं, मतलब दोनों बेसिस पे हो सकते हैं। फिर उसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है रियलिटी नहीं है, बट हमें ऐसा लगेगा कि वो चीजें रियल ही है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो उसमें एक बाइक राइड हो रही है। तो बाइक राइड तो वैसे तो कंप्यूटर ही कर रहा है, बट हमें क्या फील होगा जब हम उस गेम को खेल रहे हैं कि बाइक राइड हम कर रहे हैं। तो सिमुलेशन में यही होता है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट हमें फील होता है कि हाँ ये रियल है। फिर उसके बाद डिस्कवरी है। डिस्कवरी में ये होता है कि जो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें समझ नहीं आ रही हैं, तो हमारे हम देखते हैं कि इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट होता है, तो हम वहां जाकर किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो उससे उस चीज को हम डिस्कवरी बोल सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जाके, और चीजों के फाइंड फाइंड करना फैक्ट और फिगर्स को। तो ये आता है डिस्कवरी में। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट टाइप। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले यही होता है कि एक स्टूडेंट कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम स्किल्स ही डेवलप होती हैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम देखेगा, उसे आइडेंटिफाई करेगा, फिर प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर एनालाइज करेगा सिचुएशन को, एंड देन उसका फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है। टाइप्स पे किसी को कोई डाउट? नो। ओके। अब हमें एक टिपिकल सीएआई प्रोवाइड्स, मतलब कंप्यूटर असिस्टिंग इंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया में हमारे इमेजेस, ग्राफ्स, टेक्स्ट में हमारे पैराग्राफ्स, तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलती है सॉल्व करने के लिए, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, नोट्स मिलते हैं, अगर हमने कुछ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स दिया है तो उसके लिए हमें नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी इसमें दिखाई जाती है कि कैसा परफॉर्मेंस किया है। एक्सरसाइजेज होती है प्रैक्टिस के लिए, वर्कशीट और टेस्ट, ये सब हमें प्रोवाइड होता है, एक सीएआई प्रोवाइड कराता है। क्लियर? यस। ओके। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन द स्टूडेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें ना स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना वास्ट कंटेंट होता है, तो जितना चाहे उतना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है उस कंटेंट से।
दूसरा, लर्निंग आर अकॉर्डिंग टू लर्नर एबिलिटीज एंड कन्वीनियंस। लर्निंग स्टूडेंट की लर्निंग पे डिपेंड करती है, मतलब उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो मतलब किस जितना वो लर्न करना चाहे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकता है। इसमें कोई फोर्सफुल या प्रेशराइज नहीं किया जाता। फिर है एन इंक्रीज कंटेंट। यही मतलब है कि इसमें जो कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख ले कि एक ही हमारे पास टॉपिक है तो उस पर कितने ज्यादा ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, पीपीटी, स्लाइड शेयर, कितने सारे होते हैं। तो बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से तुम पढ़ सकते हो। इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक भी मिलता है। वंस ओन स्पीड एंड इन्वायरमेंट, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे तुम्हें सही लगे, फास्ट हो स्लो हो, अपना इन्वायरमेंट होता है। इंटरेस्ट भी अराउज होता है और ग्रेट मोटिवेटर भी होता है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। नाउ द डिसएडवांटेजेस, नॉट वेरी इफेक्टिव इन टॉपिंग विद नीड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक को पढ़ने में ये इफेक्टिव हो। जैसे कि कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, जिसमें कि लाइक फिगर से कुछ समझना है या इमेजेस है कुछ, जो कि हम जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर हमें उस इमेज से या फिगर से समझा पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। पुअरली डिजाइंड इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर ऐसा हो जिससे कि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अराउज ही हो, कुछ की वजह से डिक्रीज भी हो सकता है। कॉस्टली होता है ये, रिक्वायर, इसमें स्किल्स की जरूरत होती है, हर कोई इंडिविजुअल इसे मतलब ऑपरेट नहीं कर सकता और ना यूज कर सकता। और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और इसमें टीचर स्टूडेंट बॉन्ड इज लॉस्ट, टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड इसमें नहीं बन पाता। हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, जैसे कि अब हम पूरे टाइम कंप्यूटर में टीचिंग करेंगे या लर्निंग करेंगे तो इससे ऑफकोर्स हमारी आईसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। बिकम एडिक्टेड, ऑफकोर्स ज्यादा यूज करेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा इसका। समरी, नाउ कैन एनीबॉडी समराइज द टॉपिक? एनीबॉडी? Before asking summary, first you asked regarding the computer assisted teaching, learning, what are the advantages, what are the disadvantages. You asked first, then only they will summarize the topic. ओके मैम। Last name was Vanshika Pun. यस मैम। वंशिका पुन। वंशिका, यस कल भी मैम। आप नहीं थे, परसों भी आप नहीं थे, उससे पहले भी आप नहीं थे। Why are you continuously absent? Jala ask the question to Vanshika. Okay. What are the purposes of CAL, computer assisted learning? Vanshika. कोई भी 3 पर्पस। इससे टीचिंग जो है वो इजी हो जाती है। Learning. Another? बोलो बोलो। प्रियंका झा। यस मैम। आप बताओ मैम इससे एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टूडेंट का और स्टूडेंट की लर्निंग इनहेंस होगी और बेटर अंडरस्टैंड कर सकेगा, बेटर कोऑपरेशन। ओके। मोनिका, कोई भी 3 एडवांटेज बताओ।
एडवांटेज यही है कि इसमें स्टूडेंट काफ़ी लाइक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है इजीली। इससे इसमें बहुत सारे इंक्रीज कंटेंट होता है, लाइक बहुत ज़्यादा ही कंटेंट हमें वास्ट वैरायटी में मिलता है। और इसमें यह भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। और इंडिविजुअल का इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है इस लर्निंग से। और लर्निंग लर्नर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकती है। Okay, good. Now summarize the topic. Anybody? Aradhana, हाँ, summarize. कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमें कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्या होती है, जिसके थ्रू कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग करते हैं हम, जिससे क्या होता है कि हमारी जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव होती है और इजीली अंडरस्टैंड होती है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पर्पसेस पढ़ा CAL के। तो उसमें क्या था, इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कोऑपरेशन, बेटर कोलैबोरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। उसमें था पर्सनलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, provide practices activities that incorporate challenges, provide a fantasy context। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, जिसमें डिफरेंट टाइप्स थे। सबसे पहला था ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस, फिर था ट्यूटोरियल, फिर था स्टिमुलेशन, फिर था गेम्स, फिर डिस्कवरी एंड लास्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हमने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस पढ़ा। Okay. Now ये summary भी पढ़ लेते हैं. Computer assisted learning is also known as computer assisted instruction by playing and using material stored on DVD, mobile phones, other web-based resources. Learning become more attractive and dynamic and offer the student entertaining in their listening and learning. Clear है? Simple language में लिखा है. Now the second topic is micro teaching. Okay. Firstly, can anybody tell about the something word that is micro teaching? माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। मतलब ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है जो कि टीचर को ट्रेन करती है मास्टर टीचिंग स्किल्स को रिक्वायर करने में एंड टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट। ओके ओके। फर्स्टली इसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग ओरिजिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। मतलब जो इसका फर्स्ट ओरिजिनेटेड हुआ था वो हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में। The term micro teaching was coined for this method of developing teaching skills in 1963। तो जो ये वर्ड आया था पहली बार वो 1963 में आया था। Now this technique has been widely used in almost all colleges and universities. Now what is micro teaching? Teaching of a small unit of content to the small group of students, 6 to 10 number, in a small amount of time, 5 to 10 minutes. To train inexperienced student teacher for acquiring teaching skills, to improve the skills of experienced teacher। अब माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेंट को स्मॉल ग्रुप को स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में हमें प्रेजेंट करना है। अब जो हमारे स्टूडेंट का ग्रुप कितना होना चाहिए, 6 मतलब 6 to 10 होने चाहिए जो स्टूडेंट है नंबर में, और जो टाइम है वो 5 से 10 मिनट होना चाहिए। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। और ये क्या करता है, जो इनएक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं उनको मतलब एक्सपीरियंस्ड बनाने में हेल्प करता है, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके और स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये है माइक्रो टीचिंग। समझ में आया? हाँ। Okay. Now the definition. Micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and class time. LNDW ने दिया है ये। Second, micro teaching is a training technique which require student teacher to teach a single concept using specified teaching skills to a number of people in a short duration of time.
मतलब वही है कि ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है जिसमें कि क्या होता है, एक स्टूडेंट टीचर को डिफरेंट टीचिंग स्किल्स का यूज करके एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेंट को और स्मॉल ग्रुप को प्रेजेंट करना होता है। तो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन ये है। अब है माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसमें हमारे 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लान करना, सेकंड में टीच करना है, फिर हमारा फीडबैक सेशन होगा, फिर हम रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच अनदर ग्रुप एंड देन रीफीडबैक। अभी हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्लान। तो प्लान में हमारा होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक एंड रिलेटेड कंटेंट। इसमें हम क्या कहते हैं, एक हमारा जो टॉपिक होता है उसे सेलेक्ट करते हैं और उससे जो रिलेटेड कंटेंट होता है उसको प्रिपेयर करते हैं कि हमें जो हमें टीच करना है वो क्या क्या टीच करना है। तो उसमें हम ये सब हमारी प्लानिंग होती है फर्स्ट स्टेप में। और जो हमारी जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करने वाले हैं वो हमारी एक लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो प्लानिंग में हमारा ये आता है। नाउ सेकंड इज टीच। टीच में हमारा क्या होता है कि हमने जो जो एक्टिविटीज प्लान की हैं, अब हमें वो सारी एक्टिविटीज को बाय द यूज ऑफ डिफरेंट स्किल्स हमें उन्हें स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है या फिर पढ़ाना है। अगर ये हो रहा है कि जो जो मतलब हमने जिस जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग की अपने प्लान किए एक्टिविटीज और क्लास का सिचुएशन वैसा नहीं बन रहा है, तो हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके अपने जो प्लानिंग हमने की है उसे चेंज भी कर सकते हैं। और जो हमारा टीचर है उसको मतलब करेज और कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए कि क्लास में कुछ भी मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो उसे वो हैंडल करना आना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे स्टूडेंट कैसा भी क्वेश्चन पूछे या कुछ भी इनडिसिप्लिन कर रहे हैं तो उसे वो अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। तो ये टीचर का रोल होता है। नाउ थर्ड इज फीडबैक। फीडबैक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमने अब पढ़ाया है तो अब हमें पता तो होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया भी है या नहीं आया। तो उसके लिए फीडबैक जरूरी होता है। फीडबैक हमारे पढ़ाने के बाद हमारे जो टीचर्स होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं उनके द्वारा हमें मिलता है या फिर स्टूडेंट के द्वारा मिलता है कि हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही। तो हमें फीडबैक में ये पता चलता है। नाउ फीडबैक की बात आता है रीप्लान। रीप्लान में हमारा ये होता है कि फीडबैक के बाद हमें ये पता चला कि हमारे ये वीक पॉइंट्स है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो अपने अपने पास रखने हैं, बट जो वीक पॉइंट है हमें उन्हें इम्प्रूव करना है। तो उन्हें इम्प्रूव करने के साथ साथ फिर हमें दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो ये आता है रीप्लान में, मतलब दोबारा से प्लान करना। फिर रीप्लान के बाद आता है रीटीच। अब हमने प्लान कर लिया तो हमें दोबारा उस टॉपिक को प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो हमने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है हम उसे दोबारा दूसरे ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे। रीटीच में हम दोबारा से प्रेजेंट करेंगे अपना टॉपिक, देन उसके बाद आएगा रीफीडबैक। अब फिर से हमें फीडबैक लेना है कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया है क्या वो हमने हमारे मतलब इफेक्टिव रहा, क्या स्टूडेंट को वो समझ में आया। तो फिर से हम फीडबैक लेंगे। तो यही होता है हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसमें 6 स्टेप हमारे इंक्लूड होते हैं: प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। समझ में आया? यस। कोई डाउट हो तो बता दें। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। मतलब यही है कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट होना चाहिए और जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारे कम ही होने चाहिए। ये एक लार्ज ग्रुप में नहीं की जा सकती। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हमारा जो कंटेंट है वो हम पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एट अ टाइम। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक। हमें इसमें तुरंत तुरंत फीडबैक लेना होता है। इन माइक्रो टीचिंग साइकिल देयर इज फैसिलिटी ऑफ रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन। इसमें हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, अगर हमारा फीडबैक अच्छा नहीं रहा है तो दोबारा से प्लान कर सकते हैं, दोबारा से टीच करेंगे और फिर से रीइवैल्यूएट करेंगे कि हमारा दोबारा से कैसा रहा। 6, इट पुट्स द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप। इसका मतलब यही है कि एक टीचर को बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो मतलब कि उसके टीचिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द टीचर आर ऑब्जर्व्ड। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एनी डाउट?
नो डाउट। ओके, अब ये है कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। तो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग वो थी जो हमारे पहले चलती थी, और माइक्रो टीचिंग ये है जो अब न्यूली चल रही है। तो इसमें डिफरेंस है, क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 to 60 स्टूडेंट्स, ये है ट्रेडिशनल टीचिंग में। और माइक्रो टीचिंग में क्लास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्टूडेंट्स। क्लियर है, इसमें 40 to 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था और इसमें 6 to 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द टीचर प्रैक्टिसेस सेवरल स्किल्स एट अ टाइम, द टीचर टेक्स अप वन स्किल एट अ टाइम। मतलब वो सब बहुत सारी स्किल्स को एक साथ परफॉर्म करते थे, और यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्किल परफॉर्म करनी है। थर्ड, द ड्यूरेशन इज 40 to 45 मिनट्स, और इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर टीचिंग इज 5 to 7 मिनट्स। तो टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स और यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स। लास्ट, इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, देयर इज इमीडिएट फीडबैक। वहां पे इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना वास्ट ग्रुप होता है कि हर किसी से फीडबैक लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और यहाँ पे हम इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट की टीचिंग होती है। डिफरेंस इज क्लियर? यस। ओके, अब आते हैं स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्किल्स, यहाँ पे है ये इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें हमारा ये होता है एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट विद द लर्नर्स। रैपोर्ट का मतलब होता है एक आईपीआर मेंटेन करना, हम जिसे पढ़ाने वाले हैं उनके मन में अपने लिए ट्रस्ट डेवलप करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो मतलब हम पे थोड़ा ट्रस्ट करे, और एक आईपीआर मेंटेन हो स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो सबसे पहले हमें यही करना है। सेकेंड, लिंकिंग विद द पास्ट एक्सपीरियंस। अब हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अगर हम उसे पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक करेंगे तो उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट होने लगेगी, या कि ये ऐसे हो सकता है। लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट। एक लिंक हमें सेटअप करना है, जो हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं और जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है टॉपिक का, तो उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करना है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस टेक्निक्स लाइक क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। तो ये सब डिवाइसेस का हम यूज कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस करने हैं, बार बार उनसे पूछना है, एग्जांपल्स देने हैं, ताकि मतलब वो टॉपिक को लेके थोड़े से क्यूरियस हो जाए कि हाँ इसमें ये हो सकता है। Second, of skills of probing questions. Probing questions are those which help the pupil to think in depth about the various aspects of the problem. By asking such questions again, the teacher make the pupil more thoughtful, enable the pupil to understand the subject deeply. Probing question का मतलब है कि हमें मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो उसकी चीज के बारे में सोचें, और उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो, वो उस चीज के बारे में सोचें। अगर वो मतलब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसकी वजह से जो उन्हें टॉपिक समझने वाले हैं वो आगे तो उनके लिए वो थोड़ा इजी बन जाएगा। तो हमें उनसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि वो थोड़े डीप में जाके सोचे। थर्ड है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब टीचर का रोल आता है कि उसको अपना एक्सप्लेन करना है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू डिस्क्राइब लॉजिकली हाउ, व्हाई एंड व्हाट टू कॉन्सेप्ट। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर टीचर को पहले से ही खुद देने हैं। इसमें हमें किस किस बात का ध्यान रखना है? एक तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, हमें उसे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वे में बताना, एक एडवाइस की तरह नहीं बताना। शुड बी ना सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में बताना है कि पहले थोड़ा कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं है हौच पौच नहीं करना। फिर है शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, एक्सपीरियंस एंड मेंटल लेवल ऑफ द पीपल। हमें देखना है कि स्टूडेंट का मेंटल लेवल कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही बताना है, मतलब ये नहीं कि फोर्थ ईयर के हिसाब से बताएं। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर है स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आता है कि फर्स्ट है टीचर मूवमेंट। टीचर का मूवमेंट जरूरी होता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ये नहीं कि एक ही जगह पे खड़े रहना है, उन्हें मूवमेंट करना है हियर एंड देयर। टीचर के जेस्चर्स, जेस्चर्स का मतलब होता है एक्सप्रेशंस। तो उन्हें अपने मतलब जैसे बातें कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनके थोड़े एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, ताकि जो इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट हो। चेंज इन वॉइस, मतलब वॉइस भी हमारे जो पिच है वो भी चेंज होना चाहिए, हाई लो मॉडरेट ऐसे होना चाहिए, सेम वॉइस नहीं होनी चाहिए ताकि बोरिंग ना हो।
फोकसिंग, स्टूडेंट पे फोकस होना चाहिए हमारा। चेंज इन द इंटरेक्शन पैटर्न, मतलब एक ही जगह इंटरेक्ट नहीं करना है, पूरी क्लास को हमें देख के चलना है। पॉजिंग मतलब बीच बीच में रुकना भी है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट फिजिकल पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। हम ऐसे कर सकते हैं ये बाद बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछ के, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर है स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। सबसे पहले इसमें हमारा लेजिबिलिटी जरूरी होता है। लेजिबिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर इनफ टू रीड, मतलब कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो रीड करने के लिए इनफ होना चाहिए, कि मतलब पीछे कोई बंदा बैठा है तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ वो उसे अच्छे से रीड कर पाए, ऐसा लिखना है। साइज एंड अलाइनमेंट, साइज का ध्यान रखना है, बड़ा होना चाहिए। हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस होना चाहिए, भरा भरा नहीं हो। ब्लैक बोर्ड समरी, करेक्टनेस, पोजिशन ऑफ द टीचर एंड कॉन्टेक्ट विद द पीपल। पोजिशन में हम देख सकते हैं कि पोजीशन हमेशा साइड पोजीशन होनी चाहिए टीचर की, ब्लैक बोर्ड साइड में होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो पीछे से देख पाए। ऐसा नहीं टीचर सामने आ रहा है तो वो स्टूडेंट जो है वो कुछ देख ही नहीं पाएंगे बोर्ड पे, तो हमें साइड में रहना है थोड़ा। और हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं ताकि मतलब अच्छे से पता चल सके। तो ये ब्लैक बोर्ड में हमें याद मतलब ध्यान रखनी है चीजें की ऐसे ऐसे करना है। फिर है स्किल्स ऑफ अचीविंग क्लोजर। इसमें हमारा आता है क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बाय द टीचर रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कवर्ड ड्यूरिंग द लेसन। Opportunities provided by the teacher to the pupil for linking the present knowledge with the past knowledge. इसमें यह है कि लास्ट में ये आता है कि अब हमारा टीचिंग हमारा खत्म हो गया है, हमने पढ़ा दिया, तो आखिरी में क्वेश्चंस पूछने हैं, तो टीचर को ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो उसने टॉपिक में मेन चीजें कवर की हैं, तो क्वेश्चंस उस चीज से रिलेटेड होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये है कि टीचर को वो अपॉर्चुनिटी एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करानी है कि जो उसने आज टॉपिक में पढ़ा है वो उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक अप कर सके। थर्ड पॉइंट में ये है कि उसे टीचर को अपॉर्चुनिटी ये भी प्रोवाइड कराइए नहीं है कि आज जो उसने पढ़ा है आगे जो सिचुएशन आने वाली है फ्यूचर में वो उस चीज से भी उसे लिंक अप कर सके। तो ये सारी टीचर को चीजें कवर करनी है अपनी टीचिंग के लिए। तो ये थे हमारे इसके स्किल्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब आता है फीडबैक इन माइक्रो टीचिंग। फीडबैक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टीचिंग में, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव रही है या नहीं रही। तो the success of micro teaching depend on the feedback. It is used in various forms. In case of micro teaching by the supervisor, videotape, films, TV, which are various sources of feedback. मतलब वो ये कि हमें एक टीचिंग के बाद फीडबैक जरूर लेना चाहिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फीडबैक हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बाय द सुपरवाइजर, वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता सकते हैं। वीडियो टेप्स होती हैं उसमें रिकॉर्डिंग के थ्रू, फिल्म्स, टीवी, विच आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फीडबैक। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। इट फोकसेस ऑन शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स, टीचिंग स्किल्स एंड एलिमिनेटिंग एरर्स। ये एक मतलब डेवलप करती है टीचिंग स्किल्स किसी भी स्टूडेंट टीचर के अंदर। इट इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग। इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। Pause. It is a vehicle of continuous training for both beginner and for senior teacher. मतलब ये दोनों के लिए ही एक मतलब वो टीचर जो स्टार्ट कर रहा है अपनी टीचिंग उसके लिए भी अच्छा होगा कि वो और एक्सपीरियंस बन पाएगा, और जो एक टीचर है वो भी मतलब उसका भी एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा बाय द माइक्रो टीचिंग। इट प्रोवाइड एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसमें हमें मतलब तुरंत फीडबैक मिलता है, तो उसकी ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल ट्रेन टीचर एजुकेटर। इसमें हमें एक ट्रेन टीचर की ही नीड होती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड। मतलब ये है कि जो माइक्रो टीचिंग है अभी भी मतलब न्यू टीचिंग में वो इतना ज्यादा
अभी भी लिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि हर जगह पे ही माइक्रो टीचिंग है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट टेंड्स टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। कहीं ना कहीं ये एक टीचर की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर टीचर, क्योंकि हर टॉपिक जरूरी नहीं है कि 5 या 10 मिनट में ही पूरा हो सके। तो अगर कोई टॉपिक है तो वो अच्छे से समझना है तो हमें उसके डीप में जाने के लिए ज्यादा टाइम भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज है। इट कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ओनली। और ये हर जगह पे नहीं हो सकता है, जहां पर मतलब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ये वहीं पर हो सकता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस। थैंक यू। अब किसी को कोई डाउट पहले वो बता दो। माइक्रो टीचिंग सिर्फ स्मॉल ग्रुप को दी जा सकती है। बिल्कुल। 5 to 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब भी यही है कि हमें एक स्मॉल ग्रुप को स्मॉल कंटेंट और स्मॉल टाइम में देना है। तो यही माइक्रो टीचिंग है। वरना तो अगर हम ज्यादा ग्रुप को देंगे तो फिर वो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग में आ जाएगा ना। माइक्रो टीचिंग का मतलब ये है कि हमें एक स्मॉल ग्रुप को देना है। ओके। और किसी को कोई डाउट? स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स के वो जो सेकंड पॉइंट था ना, स्किल्स ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, वो प्रोबिंग पॉइंट समझा क्वेश्चन। दूं? ओके ओके। स्किल्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब, प्रोबिंग क्वेश्चंस आर दोज व्हिच हेल्प द पीपल टू थिंक इन डेप्थ अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब हमें अपनी टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले उनसे क्वेश्चंस करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिनकी वजह से वो मतलब उन चीजों के बारे में सोचें, वो डीप थिंकिंग करें। अगर वो किसी चीज मतलब टॉपिक है, अगर वो उस टॉपिक के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत सोच के रखेंगे कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो जब वो मतलब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उनके लिए इजी हो जाएगा दोनों चीजों को लिंक करना। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब यही है कि क्वेश्चंस करना टीचिंग से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके। ओके, ठीक है। ओके। और किसी को कुछ? क्लियर है ना सबको? यस। ठीक यस। है। ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा। How many steps are including in the micro teaching cycle? Anybody? 6 स्टेप्स होते हैं। प्लान, 6 स्टेप। फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। ओके ओके। आ 4 कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ माइक्रो टीचिंग के। ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग और एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों लेस होते हैं। कंटेंट को डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट में। इमीडिएट फीडबैक मिल पाता है और इसमें टीचर को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें क्या नाम है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में ये भी हो जाता है कि इसमें रीप्लान और रीटीच और रीएवैल्यूएट दोबारा किया जा सकता है अगर कोई भी फीडबैक का नेगेटिव पॉइंट हो। ओके। ब्लैक बोर्ड राइटिंग में मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी 4 पॉइंट कि क्या क्या चीजें जरूरी? पोजीशन ओके। पोजीशन ऑफ द टीचर, कैसी साइज पोजीशन एंड ऑफ? अलाइनमेंट, मतलब साइड साइड मतलब ब्लैक बोर्ड के
साइड में रहनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो भी कंटेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो वो स्टूडेंट्स को अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ओके और ब्लैक बोर्ड समरी और हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट्स को, और साइज ओके मतलब बड़े साइज में होना चाहिए। ओके ओके कोई 3 डिसएडवांटेजेस। टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके इट टेंड्स टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। हाँ और न्यू लर्निंग प्रैक्टिसेस जो होती है वो लिमिटेड हो जाती हैं। ओके ओके ठीक है, तो फिर सबको समझ आ गया ना? यस। तो नाउ समराइज द टॉपिक, एनीबॉडी। मोनिका, समराइज। हमने माइक्रो टीचिंग की हमने इसमें माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन देखी, जिसमें ये एक ऐसी टीचिंग होती है जो स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। फिर इसके बाद हमने माइक्रो टीचिंग की साइकिल देखी, जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं: प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। देन हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे माइक्रो टीचिंग की, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग और स्टूडेंट दोनों लेस होते हैं, कंटेंट बहुत स्मॉल यूनिट में डिवाइड होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। देन हमने इसमें स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जो कि 6 थी: इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल, skill of probing question, skill of explanation, skill of stimulus variation, skill of blackboard writing and skill of achieving closure। फिर इसके बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी थी। ओके ओके डन। ठीक है, तो फिर समझ आ गया ना सबको? थैंक यू ऑल।